तब वो जरूर हस्तक्षेप करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि ओबीसी एवं सभी जाति की जाति जनगणना का मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, और बिहार में जब ये करने का काम चल रहा था तो कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई। यानी जिस संविधान में न्यायपालिका को भारत के संविधान में जो भी कानून बने हुए हैं उस पर अमल कराने का अधिकार है, वही क्या कर रहे हैं, ये रोक लगाने का काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जो पॉलिसी में बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि साथियों जब इस देश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर अपना मूवमेंट चला रहे थे तो उस आंदोलन के दौरान बहुत सारी बातें हैं जो उस घटना को ध्यान में रखकर वर्तमान में समझने की आवश्यकता है। जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर गए और उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक हो रहा है। क्या सुलूक हो रहा है? जानवरों से भी बदतर सुलूक हो रहा है। तो गांधी जी फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और गांधी जी ने क्या कहा, नहीं नहीं, ये सारे हिंदू के अभिन्न अंग हैं, इनको अलग से अधिकार नहीं दिया जा सकता। वो घटना से आपको वर्तमान को समझने की आवश्यकता है, किस तरीके से कैसे रोका जाता है हमारे विकास को। तो गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो हिंदू के अभिन्न अंग है, इनको अलग से अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए, डॉक्टर अंबेडकर ने वहां पर सवाल किया कि आप कह रहे हो कि ये हिंदू के अभिन्न अंग है और हिंदू है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके घर में भी बेटा बेटी होते हैं, शादी विवाह होता है, तो क्या आप अपने घर की बेटी हमारे घर में और हमारे घर की बेटी अपने घर में ले जाते हो? अगर आप भी हिंदू और हम भी हिंदू है तो क्या ले जाते हो? गांधी जी चुप हो गए, क्योंकि करते ही नहीं थे। फिर अगला सवाल उन्होंने किया कि आपके पास बड़े बड़े तालाब और कुएं हैं जिसमें जानवर भी पानी पी सकता है, अगर आप भी हिंदू हैं और हम भी हिंदू हैं तो जिस तालाब का पानी आप उपयोग कर सकते हो, पी सकते हो, क्या उस तालाब में हमारे लोगों को पानी पीने देते हो? तो नहीं देते थे। ऐसे कई सारे सवाल जब डॉक्टर अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में किया तो गांधी जी ने मालूम है क्या कहा? गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि अगर इनको अधिकार दिया जाता है, अगर इनको अधिकार दिया जाता है और हमें आजादी दी जाती है तो हमें आजादी नहीं चाहिए। आप सोच सकते हो कि हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए वो आजादी भी छोड़ने को तैयार थे, लेकिन हमारे लोगों को अधिकार देने को तैयार नहीं थे। और जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस और गांधी के लोगों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र से चुनाव हार गए, फिर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग और नमोसुतराय जो आंदोलन चल रहा था उनके सहयोग से सभा में गए। क्या मालूम था? वो वर्तमान को देख रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान में जाएगा, संविधान सभा में जाएगा, इनके लिए कानून बनाएगा। कौन सा कानून? इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मणिकल सिस्टम में इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर इनको पढ़ने का अधिकार देगा। इनको रोजी रोजगार संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, वो भी डॉक्टर अंबेडकर बहाल करेगा। और बहाल ही नहीं करेगा, मौलिक अधिकार बनाएगा, बोलने की आजादी देगा। ये बातें वो जानते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो रोकना चाहते थे, लेकिन फिर भी गए और हमारे लोगों को अधिकार दिया। तो आज भारत का संविधान लागू होने के बाद जिसमें क्या अधिकार है कि अगर हम आदिवासी है तो हमारे जल जंगल जमीन भाषा सभ्यता संस्कृति के साथ उनको कुछ भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, लेकिन कर रहे हैं, वो संविधान के विरोध में जाकर कर रहे हैं। और क्या कह रहे
जानवरों को बचाना है, विकास करना है, और जानवरों को बचाने और विकास के नाम पर हमारा विस्थापन कर रहे हैं, जबरदस्ती जमीनें अधिग्रहण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह साथियों कि इस तरीके से जो पॉलिसी बनाई जा रही है, किसके द्वारा? केंद्र और प्रदेश की सरकारों द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं। इस देश में एलपीजी लाया गया, जो हमारी जमीनें सेज कानून के तहत भारत की 70% जमीनें बेच दी गई है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आज नहीं तो कल उन जमीनों से खाली कराया जाएगा, और अगर आप उसको रोकने का प्रयास करोगे तो लाठी और गोली चल रही है। कौन से कानून के तहत? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और इतना ही नहीं, एक सेज में 3200 एकड़ जमीन होगी, और 3200 एकड़ जमीन में विदेशी कंपनी प्लांट लगाएगी, और अगर वो कंपनी घाटे में जाती है तो उसकी भरपाई भारत सरकार, यानी कौन सरकार, कौन लोग? हमारे लोगों को करना होगा, हमारे लोगों को करना होगा। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से कैसी कैसी नीतियां बनाई जा रही है। तो इस तरीके से साथियों इस देश में जो हो रहा है, इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, उनका एक ही मकसद था कि हमको हमारे भविष्य का फैसला करने का अधिकार होना चाहिए, पॉलिसी बनाने का अधिकार हमको होना चाहिए। अगर हम किसान हैं, मजदूर हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम महिला हैं, तो हमारे लिए हमको हमारा अधिकार, हमको अपनी पॉलिसी बनाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। अगर हम किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो सरकार हमसे नहीं पूछती आपको क्या जरूरत है। सरकार अडानी अंबानी से पूछती है कि आपको कितना छूट चाहिए। तो क्या करते हैं वो? फिर कृषि कानून बनाया, काले कृषि कानून, जिससे क्या होता, अगर वो लागू हो जाए तो अभी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्या करने का क्रम शुरू हो जाएगा। अभी बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, और हालात अभी इतने बदतर होने वाले हैं कि आने वाले समय में जिस आधार पर वो काम कर रहे हैं, अगर यही स्थिति रही तो आपको सुनने को मिलेगा, शुरुआत हो चुकी है। क्या? डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली, आईएएस ने आत्महत्या कर ली, पीसीएस ने आत्महत्या कर ली। ये आने वाले समय में सुनने को मिलेगा। तो कहना यह चाहता हूं कि साथियों इस देश के अंदर बहुत ही रणनीति के तहत जो है 1952 में जब चुनाव हुआ, अभी हमारे पूर्व के वक्ता बोल रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये जो रिजर्व सीट से चुनकर आने वाले लोग हैं, ये दलाल और भड़ुए हैं, ये लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं है, ये केवल जाकर वहां दलाली कर रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने इससे आगे कहा कि ये महज अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का तलवा चाटने वाले पालतू कुत्ते हैं। कुत्ता कहा उनको, जिनको उन्होंने कुत्ता कहा, उसको हमारे लोगों ने क्या कहा? नेताजी। वर्तमान में जो हालात बने, हम ऐसे हमेशा ऐसे नहीं रहे। अगर हम इतिहास उठा के देखिए, इस सम्राट अशोक जैसा विश्व विजेता, मदरा मुंडा जैसा राजा, जाने कितने हमारी शासक व्यवस्था रही है। लेकिन आज जो देने वाले लोग थे, उनको मांगने वाले पर निर्भर कर दिया। जो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला में ऐसी यूनिवर्सिटियों का निर्माण किया जिससे दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे, और यहां से पढ़ के दुनिया को जाते थे। अमेरिका, चीन, जापान ने उन्हीं सिद्धांतों का अमल किया और महाशक्ति बना हुआ है, और यहीं पर उसको तहस नहस और सत्यानाश कर दिया। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान लागू होने के बाद न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया हमारे मौलिक अधिकारों को अमल करने के लिए व्यवस्था बनाई गई। लेकिन क्या हुआ? आज इन चारों पिलर के माध्यम से ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक वर्ग विशेष के लोगों ने इस सारी व्यवस्था पर कब्जा कर लिया, और कब्जा होने की वजह से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना चल रहा है। काहे का धरना चल रहा है? तो हमारे समाज की बेटियों ने खिलाड़ी बनी, वर्ल्ड में खेल हुआ, वहां से मेडल लेकर आई। तो
जो बीजेपी का सांसद है बृजभूषण कुमार सिंह, जो पहलवानों का जो अध्यक्ष है जो है, उसने क्या किया? उन बेटियों के साथ यौन शोषण किया। और उन बेटियों ने जब थाने में एफआईआर कराने के लिए गई तो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया अगर एफआईआर हुआ, लेकिन एफआईआर होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो आपने देखा कि मानवर वामन मेश्राम साहब ने उन खिलाड़ियों को समर्थन दिया जो 15 दिन से वो बेटियां धरने पर बैठी है। किस लिए? उनके साथ अन्याय हुआ है, न्याय के लिए, न्याय के लिए उनको समर्थन दिया। और कल पूरे देश के 650 जिलों में उनके लिए राष्ट्रपति को जो ज्ञापन दिया गया और घोषित किया गया कि अगर उन बेटियों के साथ न्याय नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये जो बेरोजगारों की संसद चल रही है, बेरोजगारी के सवाल पर पूरे देश में युवाओं को इकट्ठा किया जा रहा है। और अभी हम बेरोजगारों की संसद लगाकर अपनी बातें कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं अगर उसके बाद भी ये हल करने का काम नहीं करेंगे तो हमने अगली रणनीति में यात्रा निकालने का प्लान बनाया। और उसके बावजूद भी अगर इसको गंभीरता से लेते हुए हल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बेरोजगारी के सवाल पर भारत को बंद करने का भी काम किया जाएगा, बंद करने का भी काम किया जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई केवल रोजगार की नहीं है, ये लड़ाई केवल रोजगार की नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण आजादी के लिए है। हम आज भी इस व्यवस्था में गुलाम हैं, और जो गुलाम होता है उसको हजारों समस्या होती है, जो गुलाम होता है उसको हजारों समस्या होती है, और वह गुलाम अपनी समस्याओं का समाधान करने लायक नहीं होता। आज इस देश के अंदर केंद्र प्रदेश की सरकार की नीतियों के कारण हालात ये हो गए हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि पश्चिम बंगाल का जो नाम है वो लिया जाता है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं अपने पेट के लिए अपना जिस्म बेचने को मजबूर हो चुकी है। इतने हालात बदतर हो चुके हैं। और कौन है यहां का मुख्यमंत्री? एक महिला मुख्यमंत्री। उस महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए भी आज 15 साल लगभग हो चुके होंगे उनके शासन के, लेकिन इतने वर्षों के बावजूद भी ये समस्या खत्म नहीं हुई पश्चिम बंगाल से। तो मैं कहना चाहता हूं क्यों नहीं खत्म हुई? कभी कांग्रेस ने राज किया, फिर कम्युनिस्ट ने राज किया, अभी वर्तमान में ममता बनर्जी जी राज कर रही है। इस देश के अंदर इस प्रदेश में अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति, आदिवासी, मुस्लिम, ओबीसी, अगर इन सभी को मिलाया जाए तो उनकी पॉपुलेशन बनती है 98%। 98% संख्या है उनकी मिलाकर। लगभग 40% केवल मुस्लिम है, 40% ओबीसी है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनता है? जिसकी संख्या 1.8%, केवल 1.2 भी पूरा नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर भारत में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जिसका वोट ज्यादा होता है उसका राजा बनना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? जिसकी संख्या 1.8% है वो राजा बना हुआ है। कौन? जिसकी कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि वो तो झोपड़ी में रहते नहीं है, वो तो जंगल में रहते नहीं है, उनको आंधी तूफान बारिश का सामना तो करना नहीं पड़ता है। करना तो ये 98% लोग करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि इस देश में किस तरीके से जो है ये साजिशें चल रही है। साथियों, पूरे देश में तैयारी चल रही है और अभी हम तैयारी ही कर रहे हैं। और इस तैयारी को देखकर ही अभी मोहन भागवत जी का बयान आया। क्या बयान आया? हमारा डीएनए मुसलमानों का डीएनए एक हो। अभी से बोलना शुरू कर दिए।
अभी 3-4 दिन पहले बयान आया, हम आदिवासी के वंशज हैं। लगातार बयान बदल रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बचे तो बचे कैसे, और खुद ही मुंह से उगल रहे हैं। क्या उगल रहे हैं? ये देश में जो 6000 से ज्यादा जाति के टुकड़ों में लोगों को बांटा गया, जो बांटा गया, तो उन्होंने कहा ये जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। खुद ही को बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी देश के अंदर अभी हम तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये जो बेरोजगारी का जो सवाल है, ये ऐसे हल होने वाला नहीं है। जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। और अब स्लोगन ही दिया हम लोगों ने, क्या? रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। अभी हम यहां संसद चला रहे हैं और इसके माध्यम से अपनी बातें लोगों को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि आज युवाओं की हालात इतनी बदतर हो गई है बेरोजगारी की वजह से कि प्रतिदिन 38 जो युवा है वो आत्महत्या कर रहे हैं। प्रतिदिन। आंकड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि इस देश में हमको वोट देने का अधिकार है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। तो अभी जो चुनाव हो रहा है वो ईवीएम मशीन से हो रहे हैं। और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि ईवीएम से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं होते। यानी ईवीएम से वोटों की चोरी होती है। क्यों चोरी होती है? क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता वो पैसे की चोरी करता है, और जिसके पास वोट नहीं होता ये वोटों की चोरी करता है। तो जो लोग इस देश की व्यवस्था में नियंत्रण किए हुए हैं उनके पास वोट है नहीं, इसलिए क्या कर रहे हैं? वोटों की चोरी कर रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। तो इस वजह से ये जो चुनकर गए हुए लोग हैं, ये किसानों की आवाज पे, किसानों के मुद्दों पर कुछ नहीं मुंह खोल रहे हैं। महिलाओं और बेटियों के साथ आए दिन अत्याचार जुल्म हो रहे, कुछ नहीं मुंह खोल रहे हैं। आदिवासी लोगों को जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। आदिवासी है तो नक्सली के नाम पर, मुसलमान है तो आतंकवादी के नाम पर, और अगर ओबीसी है तो अपराधी के नाम पर उनको इनकाउंटर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। और इस देश में हिंदू और मुसलमान एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी गई कि हिंदू और मुसलमान सबसे बड़ी समस्या है। तो आरएसएस के लोगों ने हिंदू मंदिर बनाने का आंदोलन चलाया, और जब अयोध्या में हिंदू मंदिर बनने लगा तो कोर्ट ने कहा भाई मंदिर बन रहा है, मंदिर में तो बहुत पैसा आता है, तो इसका मालिक कौन होगा? मालिक चुन लो। तो मालिक बनाने की बात आई तो 21 ब्राह्मणों का नाम भेजा गया। अभी लड़ाई लड़ने के लिए, जय श्री राम बोलने के लिए SC ST OBC के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, और जब मालिक चुनना हुआ तो ब्राह्मण जी आ गए। तो मैं कहना ये चाहता कि हिंदू मंदिर के नाम पर वो ब्राह्मणों का मंदिर बन गया। अभी वहां पर बहुत सारे बनिया मिठाई की दुकान लगाए थे, ब्राह्मणों ने उस मिठाई का दुकान भी फेंक दी, उनको भी हटा दिया। अभी वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और हमारा जो युवा है वो क्या करता है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलने की कोशिश कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? उनको समझ में आ गया। क्या समझ में आया? भारत में युवाओं की संख्या बढ़ गई है। 18 से 35 साल के युवाओं की संख्या लगभग 40% है। अगर ये अपने रोजगार की मांग करेगा, अधिकार की मांग करेगा, अगर हम इनको अधिकार दे देंगे तो कहां जाएंगे? ये न्यायपालिका में जाएंगे, ये कार्यपालिका में जाएंगे, ये विधायिका में जाएंगे, ये मीडिया में जाएंगे, व्यवस्था में जाएंगे। और अगर ये व्यवस्था में जाएंगे ये शासक हो जाएंगे। अगर ये शासक हो जाएंगे तो हम तो गुलाम हो जाएंगे, हम तो अधिकार वंचित हो जाएंगे, ये तो मालिक हो जाएंगे। तो उनका मकसद क्या है? वो हमें मालिक बनने देना नहीं चाहते। बिरसा मुंडा ने क्या कहा? अबुआ देशुम अबुआ राज, यानी देश अगर हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए। आज देश हमारा है लेकिन राज कौन कर रहा है? ये बाहर से आए हुए लोग, जो दिक्कू लोग हैं, वो राज कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी कि जो आंदोलन हमारे महापुरुषों ने चलाया,
आज उसकी प्रासंगिकता है, उसकी प्रासंगिकता वो समझ नहीं होगी। और ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो नौजवानों को उसमें लेके जा रहे हैं। तो नौजवानों को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने हिंदू मंदिर बनाने की बात की और आज वो ब्राह्मणों का मंदिर बन के रह गया, उसी तरीके से आज ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। वास्तव में वो ब्राह्मणों का राष्ट्र बनना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ताकि आपका समर्थन मिल जाए। क्यों समर्थन मिल जाए? अभी झंडा लगाना है तो कौन लगाएगा? तो आदिवासी चाहिए, अनुसूचित जाति का आदमी चाहिए। जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है तो कौन करेगा? रसीदें काटनी है राम मंदिर के नाम पर तो कौन काटेगा? हमारे लोग चाहिए। अभी मैं फील्ड वर्क कर रहा हूं तो हमारी बहुत सी आदिवासी महिलाएं क्या कर रही है, वो कलश यात्रा निकाल रही है। महिलाओं से कलश निकलवा रहा है। वो महिलाएं कभी अपने बच्चों को पेंसिल लेने के लिए, कॉपी लेने के लिए, स्कूल भेजने के लिए इतना मशक्कत नहीं करती, लेकिन वहां जाने के लिए बड़ी मशक्कत करती। क्यों? उनको मालूम है इनकी जो ऊर्जा, उनकी जो ताकत वो सही दिशा में लगनी नहीं चाहिए। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा साथियों। तो आज के इस अवसर पर बहुत लंबी बातें न करते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूं। ये तैयारी अभी पूरे देश में चल रही है और आने वाले समय में इस देश के अंदर संघर्ष होगा। जो लोग संविधान को मानने वाले हैं और जो लोग संविधान का विरोध करने वाले हैं, क्योंकि हमारे अधिकारों के, हमारी समस्याओं का जो समाधान है वो भारत के संविधान में है। वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उन नया संसद बना लिया, नया संविधान भी लिख लिया और वो नया संविधान लागू करने की बात कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी कि आने वाले समय में ये जो साजिश कर रहे हैं और युवाओं को बरगला रहे हैं, अब युवा समझ गया है। क्या समझ गया है? हमको हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है, हमको संविधान द्वारा निर्मित राष्ट्र चाहिए। कौन सा संविधान राष्ट्र चाहिए? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज व राष्ट्र चाहिए। ऐसा राष्ट्र चाहिए। तो जो लोग भी ऐसी साजिशें कर रहे हैं, उन साजिशों को समझना होगा और समझकर, गांधी जी कहते थे, क्या कहते थे? अंग्रेजों ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है, अंग्रेजों ने जल जंगल जमीन पर कब्जा किया हुआ है, नौकरियों पर कब्जा किया हुआ है, सारी व्यवस्था पर कब्जा किया हुआ है। तो गांधी जी ने क्या कहा? ये तो विदेशी है और क्या कर रहे हैं? हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान में वो भी क्या कर रहे हैं? देश की सारी व्यवस्था पर कब्जा कर लिया, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं और हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम लोग भी गांधी जी का दिया हुआ सिद्धांत, क्या अंग्रेजों भारत छोड़ो उन्होंने कहा, तो हम भी कह सकते हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो। हमें करना नहीं चाहते, लेकिन अगर संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, संविधान के साथ धोखेबाजी की जाएगी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उस तरफ भी हम लोग आगे कदम बढ़ा सकते हैं। और आज के इस अवसर पर इतनी बातें कहते हुए कि ये जो बेरोजगारों की संसद का जो कार्यक्रम है, ये केवल कार्यक्रम नहीं, ये केवल कार्यक्रम नहीं है। आने वाले समय में, भविष्य में एक बड़ी लड़ाई जो हम लड़ना चाहते हैं, उसके लिए पूरे देश से जन समर्थन इकट्ठा करने की तैयारी है। आने वाले समय में जो हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए युवाओं की ताकत, जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की वजह से क्या कर रहे हैं, या तो डिप्रेशन में जाके आत्महत्या कर रहे हैं या उनको अपराध की तरफ मोड़ा जा रहा है। तो आत्महत्या करना समाधान नहीं हो सकता। अगर आप आत्महत्या सोचते हो करने से आपका समाधान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि समस्या बरकरार रहेगी, समस्या बनी रहेगी। आज आप उसके वह शिकार हुए हो, कल आपका भाई शिकार होगा, आपका समाज शिकार होगा, आपके लोग शिकार होंगे। तो समस्या आत्महत्या करने से खत्म नहीं होती, समस्या संघर्ष करने से खत्म होती है। बिरसा मुंडा ने संघर्ष किया, सिद्धू कानू ने संघर्ष किया, ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया, साहू महाराज ने संघर्ष किया, डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया। आत्महत्या किया क्या? आत्महत्या किसी का समाधान नहीं है। तो आने वाले समय में हमें संघर्ष की तैयारी करनी है। और एक अंतिम बात कि हम सब लोग यहां जितने इकट्ठा हुए हैं, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। और क्या कहते हैं? बहुजन महापुरुषों का नाम लेते और कहते हैं, तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पूरा करने के लिए क्या करना होगा।
बिरसा मुंडा ने अपनी जिंदगी लगाई, सिद्धू कानू ने अपनी जिंदगी लगाई, फूलो जानू ने अपनी जिंदगी लगाई, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी लगाई, अपना पूरा समय लगाया। समय लगाया तो हम इतने लोगों को अधिकार देने में कामयाब हो गए। तो अगर हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चे वो गुलामी की बजाय आजाद और शासक बनकर जिए, तो उसके लिए हम सबको अपना समय लगाना होगा। हमारे पास जो भी बुद्धि, पैसा, समय, श्रम, हुनर है, इसका उपयोग इस सामाजिक आंदोलन के लिए करना होगा। तो साथियों, आप लोग ऐसा करेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ कि ये जो बेरोजगारों की संसद का जो कार्यक्रम है, अभी ये संसद यहां हो रही है, दूसरी संसद दुर्गापुर में है, तो अगला जो यात्रा निकलेगी उस यात्रा में इससे भी ज्यादा संख्या में अगर आप लोग एक लोगों ने केवल 10-10 लोगों को तैयार किया और मिलकर अगर संगठित शक्ति का निर्माण किया, क्योंकि संगठित शक्ति का निर्माण किए बगैर हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो हम, ये समस्या पूरे देश में है, राष्ट्रव्यापी समस्या है, इसलिए पूरे देश की ताकत को इकट्ठा करना होगा और राष्ट्रव्यापी संघर्ष का निर्माण करना होगा। तभी हम ये जो बेरोजगारी का जो सवाल है, इससे जुड़े हुए जो सवाल है, उसको हम हल कर सकते हैं, शासक बन सकते हैं। और अगर हम शासक बन जाते हैं तो हम अपनी हर समस्या का समाधान करने लायक बन जाएंगे। ये केवल बेरोजगारी दूर करने का मामला नहीं है, आने वाले समय में समाज को शासक वर्ग में निर्माण करने का एक महाअभियान है। इस अभियान में आप लोग साथ सहयोग करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जोहार, जय मूल्यवासी।